हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीबी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा अभी हम लोग का चल रहा है पेपर 6। और पेपर 6 में हमारा क्या है? अभी पेपर 6 में है आधुनिक शिक्षण विधियां, मतलब तो इंग्लिश में जिसको कह सकते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। ठीक है, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है प्रोजेक्ट प्रणाली, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का यूज क्या है? स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं तो अलग अलग मतलब कई तरह के प्रोजेक्ट्स को वो लेकर आते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, वो प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो इस तरीके की जो प्रणाली है, ये मेथड जो है आजकल स्कूल में काफी ज्यादा प्रचलन में है और इसका यूज काफी ज्यादा आजकल हो रहा है। तो चलिए इस मेथड से संबंधित कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो प्रतिपादक हैं, है ना, आखिर इस मेथड के प्रतिपादक कौन है। इस मेथड की शुरुआत जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, प्रोजेक्ट मेथड है, इस मेथड का शुरुआत किसने किया? तो यह जो पद्धति है, ये जो प्रणाली है, उसका अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री, मतलब क्या है, ये शिक्षा शास्त्री भी थे। कौन? तो ड्यूवी की प्रयोजनात्मक विचारधारा का एक क्रियात्मक रूप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने इस पद्धति का विकास किया। किसने विकास किया? देखिए ये इनकी ड्यूवी का क्या है, ये प्रयोजनात्मक विचारधारा का क्रियात्मक रूप है, लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया, मतलब प्रोजेक्ट प्रणाली का जो आरंभ किसी ने किया, तो उसमें किनका नाम आएगा? डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली का आरंभ किसने किया, प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर विलियम हर्ट किलपैट्रिक। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट प्रणाली है क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति है क्या, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए विभिन्न शिक्षण शास्त्रियों ने इस पद्धति को अपने अपने ढंग से उनकी व्याख्या की है। बहुत से ऐसे शिक्षण शास्त्री हैं जो इस प्रणाली को, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसको अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। इसमें देखिए सबसे पहला है विलियम किलपैट्रिक। इनका मानना था कि प्रयोजन एक तन्मयता पूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण क्या क्रिया है जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि कोई भी प्रयोजन इसको क्या है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलते हैं, हिंदी में ये शब्द प्रयोजन इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति तन्मयता पूर्ण, मतलब पूरा पूरा समर्पित होता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका फुल फोकस होता है और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, फुल फोकस्ड और एकदम एकदम मतलब सर्टेन एम, उद्देश्यपूर्ण मतलब एक एम उसका फिक्स होता है। हाँ, इस प्रोजेक्ट का बनाने का क्या एम है, जितनी लगन के साथ वो बनाता है, साथ में उसका एम भी उसको फिक्स होता है। इसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। ठीक है, वो सामाजिक वातावरण से, सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होके चीजों को प्रभावित होके जो प्रोजेक्ट होता है उसी से के प्रभाव से वो बनता है। इसके बाद क्या है कि एक और मनोवैज्ञानिक कहो या शिक्षा शास्त्री बर्टन है, इनका मानना था कि समस्या ही एक प्रोजेक्ट है। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम अगर ह्यूमन लाइफ में आती है, मनुष्य के जीवन में आती है, तो क्या वही एक प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मनुष्य फिर उसी को बनाने में जुट जाता है। इसका परिणाम निकलता है क्रियाशीलता। इसका परिणाम क्या निकलता है? क्रियाशीलता। के बाद जैसे ही हम लोग के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो प्रॉब्लम के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी को क्या बोले? क्रियाशीलता। परंतु यह बात स्मरणीय है कि केवल यांत्रिक तत्वों से कोई प्रोजेक्ट कार्य नहीं हो जाता, मतलब सिर्फ मशीनों से काम नहीं हो सकता। क्या है? अपितु व्यवहारिक ढंग से कार्यशील रहकर किसी समस्या को सुलझाने से ही कोई प्रोजेक्ट बनता है। मतलब सिर्फ मशीनों के माध्यम से हम किसी भी चीजों को, किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। साथ में क्या है, उसमें व्यवहारिक रूप से हम लोगों को संलग्न रहना पड़ता है। यहाँ पे और भी बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अपना ये व्याख्या दिया है। आप इन सभी को स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं और आप इन सभी का देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि आखिर प्रोजेक्ट प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड की विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलता। ठीक है, इसमें जो क्रियाशीलता होता है, इसमें आपका जो एफर्ट लगता है उसका कोई ना कोई सर्टेन एम होता है। ठीक है ना, एम्स
आपका जो एम होता है, एम के साथ ही आप उसमें क्या है अपना एफर्ट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट लगा दिया और उसका कोई एम नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एम होता है। सेकंड क्या है, प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता। प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता मतलब कि हम लोग को जब आपस आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें वो क्रियाशील होता है। उसके बाद है थर्ड, स्कूल में वास्तविक जीवन की झलक। स्कूल में क्या है, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग को जो रियल लाइफ है उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। चौथा है ठोस तथा निश्चित निष्पत्ति, है ना, मतलब कि ठोस बिल्कुल एकदम प्योर, एकदम ठोस और एकदम सर्टेन निष्पत्ति होती है उसमें। फिर क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली समस्या मूलक क्रियाशीलता है। समस्या मूलक मतलब समस्या आने के बाद ही उसमें क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कार्य करता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता कब होती है, जब हम लोग के लाइफ में या किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, तभी तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कार्य करते हैं। उसके बाद है अनेक समस्याओं को सुलझाने की क्रियाशीलता। प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग अनेक समस्याओं का समाधान करने में जुट जाते हैं। तन्मयता पूर्ण क्रियाशीलता, प्रोजेक्ट अभी अभी हमने बताया क्या है ये, तो ये तन्मयता पूर्ण क्रियाशीलता है जिसमें मनुष्य बिल्कुल तन्मय होकर क्रियाशील हो जाता है। सामाजिक वातावरण में क्रियाशीलता, इसमें जो आप जो क्रियाशील हो जाते हैं, आप जो प्रोजेक्ट को बनाने में जुट जाते हैं, वो क्या है, सामाजिक वातावरण में आप ये कार्य करते हैं, ठीक है ना। सोशल इन्वायरमेंट में आप ये काम करते हैं ताकि वहां के आसपास, आखिर प्रोजेक्ट आप बनाइएगा किसी भी चीज के ऊपर तो किस लिए बनाइएगा, किसके लिए बनाइएगा, कि उसका क्या उपयोग है आगे। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक वातावरण में, सामाजिक तत्वों में ही उसका उपयोग होगा। फिर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान। जी हाँ, प्रोजेक्ट प्रणाली का ये भी विशेषता है कि क्या है, वो सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। प्रोजेक्ट प्रणाली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि अपने समस्याओं को या सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट पद्धति के मुख्य सिद्धांत। देखिए इसके सिद्धांत क्या क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। इसमें पहला आ जाता है आपका जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप क्या उसमें क्रियाशीलता आप दिखाते हैं उसके सिद्धांत के बारे में। देखिए बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, जाहिर सी बात है, बच्चों में उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो कुछ ना कुछ अजीब गरीब मतलब कुछ ऐसा वो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाशीलता उनकी बनी रहती है। तो वो बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, उन्हें कोई ना कोई क्रिया करते रहने में ही आनंद मिलता है। एकदम बिल्कुल सही बात है, आप कितना भी मना कर लो, बच्चा कोई ना कोई कार्य करेगा ही, चाहे वो अच्छा कार्य कर रहा हो या बदमाशी ही क्यों ना कर रहा हो, पर वो करेगा। उत्सुकता, सृजन तथा समूह कार्य की वृत्तियां उन्हें क्रियाशील बनाए रखती है। देखिए उत्सुकता, बच्चों में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, उनमें सृजनात्मकता की प्रचुर मात्रा में उनमें सृजनात्मकता होती है। और समूह कार्य की वृत्तियां मतलब ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर कुछ ना कुछ करते रहना, ये सब चीजें क्या है, बच्चे को क्रियाशील बनाए रखती है। के बाद आता है आपका सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। सामाजिक अनुभव क्या होता है, देखिए बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सभी प्रकार के बच्चे क्या है, एक सामाजिक प्राणी ही होंगे। अब उसमें क्या है, तथा हमें उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, टीचर्स का ये रोल होता है या बच्चे को समाज में रहना सिखाए, समाज के साथ चलना सिखाए और समाज में कैसे इंटरेक्ट करना है, इन सब चीजों को आपको सिखाना है। तो क्या है कि इसके लिए आपको तैयार करना है बच्चों को, बचपन में उसे सहकारिता का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। प्रोजेक्ट पद्धति में बच्चा समूह में कार्य करता है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें क्या है, टीचर्स उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसा है कि आप 3-4 का एक ग्रुप बना लो और अलग अलग ग्रुप में आप इसको के ऊपर कार्य करो। उसके बाद है स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि कार्य करने के क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रणाली में आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बनाने के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को बना कर लाओ। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक निश्चित क्षेत्र है, कोई एक निश्चित इलाका है जहाँ क्या है, किसी नदी के कारण अक्सर बाढ़ आ जाया करती है। अब बच्चे को इसके ऊपर सोचने के लिए दिया गया, या पैसे का सपोज 7, 8, 9 का कोई भी बच्चा है, उसको सोचने के लिए दे दिया गया कि आप जाइए, आप कुछ ऐसा अपने इलाके का प्रोजेक्ट बना के लाइए जिसके कारण आपके इलाके में ये जो नदी के कारण बाढ़ आती है वो ना आए। बच्चा थोड़ा सोचेगा, आसपास के सामाजिक वातावरण मतलब समाज में जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 लोगों से वो पूछेगा, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से पूछेगा वो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे एरिया में, इलाके में अक्सर बाढ़ आ जाती है, मतलब बाढ़ का पानी आ जाता है हमारे इलाके में। तो वो लोग बताएंगे उसको कारण, वो उसके ऊपर अपना विचार करेगा, सोचेगा,
उसके बाद ही वो उसके अनुरूप वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट बना के लाएगा कि हाँ इस तरीके से अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो इस एरिया में क्या है कि बाढ़ की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। तो क्या है, बच्चा क्या है इन सभी कार्यों को करने के लिए बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र होता है कि वो चाहे जैसा भी वो प्रोजेक्ट बना के वो ला के दे सकता है टीचर्स के पास। हाँ भाई ऐसा, हाँ बोल के सर ऐसा प्रोजेक्ट मैंने बनाया और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुझे ऐसा, मतलब मेरा ऐसा विश्वास है कि हाँ मेरे इलाके के बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अपना क्या है, अपना वो विचार, अपना अपने तरीके की क्रियाशीलता के लिए वो क्या होता है इसमें बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, फिर उद्देश्य का सिद्धांत देखिए, उसका उद्देश्य था है ना, कुछ ना कुछ उसका एम हुआ। अब जैसे सपोज उसको एम दे दिया गया कि इलाके में बाढ़ की समस्या का निराकरण करने के लिए, तो ये उसका एक एम था। तो हर प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ एक एम होता ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें उद्देश्य भी बिल्कुल होता है। उद्देश्य का ज्ञान एक महान प्रेरणा है जो बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक किए रहती है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर बच्चे को कोई अगर एक सर्टेन एम दे दिया जाए, एक फिक्स एम दे दिया जाए, तो उसके अनुरूप बच्चे को कार्य करने में ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, बच्चा उसके लिए क्या होता है उत्सुक रहता है। ठीक है, उसके बाद है अनुभव का सिद्धांत। देखिए अनुभव, एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा। मैंने अभी क्या बताया कि बच्चा क्या करेगा कि अगर उसको अगर इस तरीके का एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि बाढ़ के निराकरण के लिए, फ्लड से बचने के लिए, एरिया में फ्लड से बचाव कैसे हो सके, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाएगा, पूछेगा कि भाई ऐसा होता क्यों है, उनसे उन चीजों को वो समझेगा। तो यहाँ पे क्या आया, अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर वो क्या है, उसके बाद वो अपना उसमें एक्सपीरियंस डालेगा, अपना जो उसमें उसका विचार होगा, अपना जो सोचने का तरीका हो उसके अनुसार वो आगे कार्य करेगा। मतलब एक कहावत है कि अनुभव एक श्रेष्ठ अध्यापक है। मतलब एक्सपीरियंस जो है सबसे बेस्ट टीचर उसको माना जाता है। इस पद्धति में बच्चे अनुभव द्वारा ही नई नई बातों को सीखते हैं। सही बात है कि वो प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा, एक्सपीरियंस का यूज करेगा। तो बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए अब वो जो प्रोजेक्ट बना के देगा उसकी क्या उपयोगिता है, की उपयोगिता कुछ तो होगी ना। तो उपयोगिता यही होगी ना कि हाँ भाई जो फ्लड है उससे बचने के लिए बच्चा ने क्या किया, तो फ्लड से वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी उपयोगिता ये है कि इसी एरिया में क्या है कि फ्लड से बचाव हो सके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह क्रियात्मक होता है। मतलब वो किसी कार्य के लिए, किसी खास पर्पस के लिए किया गया होता है। शिक्षण का परंपरागत सिद्धांत पुस्तकीय तथा मौखिक शिक्षा को ही महत्व देता है। देखिए शिक्षक का जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है उसका जो चला रहा है एजुकेशन का, वो क्या है कि वो क्या पुस्तकीय है ना, उसका सिद्धांत क्या, पुस्तकीय तथा मौखिक शिक्षा। मतलब आप अच्छा बोल चाल ले और किताबी नॉलेज आपको हो जाए, बस जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो बस इसी पे फोकस करता है। जबकि क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है कि ये सब चीजें क्या है ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो आजकल हो रही है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इस पद्धति द्वारा रुचियों तथा मूल्यों का निर्माण होता है। देखिए इस पद्धति के द्वारा विभिन्न रुचियों, मतलब तरह तरह के इंटरेस्ट और उनके वैल्यूज का क्या होता है बच्चों में समावेश होता है। ठीक है, इसके बाद है वास्तविकता का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। देखिए जीवन यथार्थ है, अतः जीवन की शिक्षा भी यथार्थी होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं, रियलिटी के साथ ही जीवन की शिक्षा भी होनी चाहिए। बच्चे ने अपना सारा जीवन यथार्थताओं में ही व्यतीत करना है, अतः उसका शिक्षण भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। प्रोजेक्ट पद्धति ही स्कूल में जीवन की वास्तविक स्थितियों से बच्चों को परिचित करवाती। सही बात है, बच्चों को अगर आप फ्लड के बारे में पढ़ा दे, सपोज एक चैप्टर आए फ्लड्स, द फ्लड्स के बारे में आप बच्चों को पढ़ा दे। अब क्या है कि बच्चे सिर्फ किताबी नॉलेज ले लेंगे है ना, पुस्तकीय ज्ञान उनको मिल जाएगा, बुक्स का नॉलेज उनको मिल जाएगा कि फ्लड को कहते हैं, फ्लड कैसे आता है ये वो। लेकिन अगर बच्चों को क्या है कि रियलिटी से अगर उनको इंटरेक्ट करा दिया जाए कि आखिर फ्लड, देखिए किसी ऐसे इलाके में उनको विजिट करवाया जाए, कभी अगर फ्लड आए तो उनको ऐसे इलाके में विजिट करवाया जाए। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्लड्स के एरिया से ही आते हैं, तो उनको उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह दिया जाए। बच्चे क्या है कि रियलिटी के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे है ना, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट आएगा कि भाई सही बात है हमारे एरिया में इससे काफी बड़ा नुकसान होता है और ये एक बड़ी समस्या हमारे एरिया के लिए, तो इसके ऊपर सोचना वो स्टार्ट करेगा। तो सोचिए वो अपने क्या है, अपने वास्तविक जीवन से, अपने रियल लाइफ है उससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट मेथड का ये बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे।
अच्छे प्रोजेक्ट की विशेषताएं, जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए समयानुकूल, बिल्कुल टाइम पे, जो भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो समयानुकूल, मतलब समय के हिसाब से उसको वो होता है वो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बच्चे के खेल तथा व्यवसाय से संबंधित हो, प्रोजेक्ट बच्चों की मानसिक अवस्थाओं के अनुसार, प्रोजेक्ट समयानुकूल होना। देखिए अब अभी क्या है कि सपोज जाड़े का सीजन चल रहा है, आप बच्चे को बोल रहे हो कि आप बाढ़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो थोड़ा सा अल्टर जैसा हो जाएगा, है ना, मतलब बच्चे की थोड़े समझ में नहीं आएगी। अगर अभी बाढ़ की सिचुएशन है, बरसात का मौसम है, बाढ़ की सिचुएशन है, आप इस कंडीशन में उसको बोलो कि आप बाढ़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाओ, बच्चा थोड़ा ज्यादा लॉजिकली उसके ऊपर सोच पाएगा, थोड़ा ज्यादा तार्किक तरीके से उस पर चिंतन कर पाएगा। तो क्या है प्रोजेक्ट प्रणाली की विशेषताओं में से क्या है, ये समयानुकूल होता है ना, मतलब जैसा समय उसी के अनुकूल प्रोजेक्ट बनाने की बात की जाती है। दूसरा क्या है, रुचिकर, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या है, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल होता है, रुचिकर होता है, प्रोजेक्ट बच्चों के लिए रुचिकर होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चों को इसी चीजों में तो इंटरेस्ट आता है कि जो चीजें मतलब समाज के लिए, जो चीजें ये बना हुआ है, शाप बना हुआ है या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, उसके ऊपर बच्चों को कार्य करने के लिए दे दिया जाए। अब तो भाई बच्चों को इंटरेस्ट इसी में आएगा ना कि हाँ मुझे ऐसा कार्य करना है जिससे कि क्या है कि पूरे सभी लोगों को लाभ हो, पूरे समाज को लाभ हो। उसके बाद है मित्त व्ययी, प्रोजेक्ट मित्त व्ययी होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम लागत लगे, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया लेकिन खर्च उसमें बहुत ज्यादा, नहीं, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए बच्चों को कि जिससे क्या है जो कम से कम लागत में हो सके। जैसे देखिए अभी हमारा जो ये इसरो ने मंगल मिशन बनाया था, तो वो जो मिशन का जो प्रोजेक्ट था वो लगभग क्या उसका, एक ग्रेविटी मूवी आई है, उसी का लागत लगभग 600 करोड़ के आसपास है, और हमारा लगभग उसका उसी का लागत 600 करोड़ है, और हमारा जो मंगल मिशन था मात्र 400-450 करोड़ में मंगल तक पहुंच गया। तो बताया जाता है कि हमारा जो इसरो का जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जो वो इसरो का होता है, वो बहुत ही कम खर्च में वो अपना प्रोजेक्ट बनाती है, यानी कि एकदम मितव्ययी, वो लोग मितव्ययी के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके बाद है सहयोग, बच्चों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वरूप से सोच विचार करने की सुविधा हो, और क्या है प्रोजेक्ट इस प्रकार से पूरा किया जाए कि बच्चे मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से चैतन्य रहे। देखिए बच्चों में क्या है कि अगर उनको ग्रुप्स में दे दिया जाए कि 4-5 लोगों का ग्रुप है आपका, आप इसमें आप प्रोजेक्ट बनाओ, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग, है ना, एक दूसरे को सहयोग करेंगे किसी भी चीजों को, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने में, किसी भी चीजों को तैयार करने में। तो सहयोग के द्वारा क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली, सहयोग के द्वारा प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद है उपयोगिता, तो व्यावहारिक उपयोगिता की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, प्रोजेक्ट हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो अनुभव प्रोजेक्ट से प्राप्त हो वे व्यावहारिक जीवन में काम आ सके। सही बात है, जो प्रोजेक्ट हम लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है, हम लोग जो बच्चों को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट देते हैं उसके क्या है, उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, कि व्यवहार क्या है, व्यावहारिक जीवन में, ठीक है ना, वो जो प्रोजेक्ट बना रहा हो वो उसके व्यावहारिक जीवन में, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उसका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके रियल लाइफ में यूज हो ही नहीं रहा, आप उसको प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है चुनौती प्रदत्त, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट न तो बहुत आराम से और न ही बहुत कठिन होना चाहिए, इस प्रकार का प्रोजेक्ट बच्चों को दी जानी चाहिए, या प्रोजेक्ट इस तरीके की होनी चाहिए क्या है कि वो बहुत ना ही बहुत इजीली बन जाए, बिना सोचे बस आया, अरे ये तो बहुत सिंपल था, आया और खटाक से बना दिया, नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे इसके ऊपर विशेष तरीके से सोचे और उसके बाद बनाए। फिर है अनुभव प्रदान, प्रोजेक्ट का चुनाव ऐसा हो कि वह जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विषयों का, और यहाँ पे क्या है, विषयों का आपस में समन्वय, है ना, क्या है कि प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को अनुभव मिले, एक्सपीरियंस बच्चों को हो, और साथ में क्या है कि
विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विषयों का आपस में समन्वय करे। बहुत से ऐसे एक्टिविटीज और सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आपस में क्या करे, वो जोड़े। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट पद्धति के गुण, इसके क्या क्या क्वालिटीज हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट में। जीवन से संबंधित होना चाहिए। प्रोजेक्ट पद्धति क्या होता है कि वो जीवन से संबंधित होता है। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को देते हैं वो क्या है कि जीवन से संबंधित होता है। कि जैसे बच्चों को ऐसे कार्यक्रम जुटाए जाते हैं जो उद्देश्य तथा अर्थपूर्ण हो। क्या है उसका, जैसे कुछ ना कुछ एम हो और उसका कुछ वैल्यूएबल मीनिंग बनता हो। ठीक है, फिर है क्या, प्रजातंत्रात्मक जीवन यापन का प्रशिक्षण देता है। प्रोजेक्ट जो मेथड है वो क्या है कि डेमोक्रेटिक लाइफ के लिए क्या है वो ट्रेनिंग देता है। कैसे भाई, तो यह पद्धति साझे उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करने के अनेक अवसर जुटाती है। तभी निर्णय प्रजातंत्रात्मक ढंग से लिए जाते हैं। अब देखिए, अभी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट की बात है तो कोई प्रोजेक्ट कोई व्यक्ति अकेले ही पूरी तरीके से नहीं बना सकता। जैसे अभी हमने बात किया मंगल मिशन का या चंद्रयान, जो अभी चंद्रमा का जो मिशन इंडिया का चल रहा है, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में आप लोग बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या है कि कोई भी सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल साइंटिस्ट उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। जब भी कर रहा है क्या, पूरा ग्रुप काम कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है उसमें कि प्रजातंत्रात्मक जीवन यापन का प्रशिक्षण उसमें मिलता है कि सभी लोग आपस में क्या है सहयोग कर रहे हैं। फिर श्रम की महत्ता, प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, श्रम की महत्ता पर बल देती है। मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, वो इस पे वो बल देता है। विद्यार्थी अपने हाथों से कार्य करते हैं तथा इस प्रकार से वे हर प्रकार के कार्य करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। स्वयं कार्य करने में श्रम की महानता का अनुभव करते हैं। सही बात है भाई। बच्चे क्या होता है कि बच्चे उस समय बहुत ज्यादा वो कार्य करने के लिए वो तैयार नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो बच्चे क्या है वो खुद से कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, है ना। अभी तक क्या होता है कि बच्चे जो टीचर्स बताते हैं, क्वेश्चन करवाए, आंसर करवाए, जो रीडिंग बुक करवाए, वो उतना तक ही उनका वो क्या है वो श्रम सीमित रहता है। लेकिन अगर उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाए तो खुद से उनको सोचना पड़ेगा, खुद से उनको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, खुद से उनको हर चीजें तैयार करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, इसमें बच्चे थोड़ा श्रम करेंगे तो वो वहां पर क्या है कि श्रम की महत्ता को समझेंगे। उसके बाद है शिक्षा प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित। देखिए जो प्रोजेक्ट पद्धति होती है वो क्या होती है, इस पे आधारित होती है, तो शिक्षा प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित होती है। किस पे बेस्ड होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पे वो बेस्ड होती है। अभ्यास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा अभ्यास द्वारा ही शिक्षा स्थायी और प्रभावपूर्ण होती है। बहुत सही बात है कि भाई आप अगर किसी भी नई चीजों को अगर आप सीख लेते हैं एक बार और अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो क्या होता है वो फिर से वो आप भूल जाते हैं। तो अभ्यास क्या है, स्थायी और प्रभावपूर्ण होती है। शिक्षा क्या होती है, अभ्यास द्वारा ही स्थायी और प्रभावपूर्ण होती है। उसके बाद है तैयारी का सिद्धांत। देखिए टाइप ऑफ प्रिपरेशन, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार हम तभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जबकि हम इसके लिए तैयार हों। प्रोजेक्ट पद्धति उपयुक्त स्थिति प्रस्तुत करके बच्चों को कार्य करने के लिए तैयार करती है। बिल्कुल सही बात है कि तैयारी का सिद्धांत, किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा पहले से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, आपको तैयारी करनी ही पड़ती है। फिर प्रभाव का सिद्धांत, इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्राप्ति तभी सफलता तथा प्रपूर्ण हो सकती है जब इस कार्य में बच्चों को संतोष तथा आनंद मिले। देखिए बच्चे अगर प्रोजेक्ट बना के अगर अपने आप को अपने अंदर संतुष्टि का भाव अगर वो खोज पा रहे हैं, अगर संतुष्ट हो पा रहे हैं, उनको अगर आनंद मिल रहा है, तभी क्या है कि इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। वरना अगर बच्चे प्रोजेक्ट बना के बोर हो गए तो फिर इसका इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर विषयों का समन्वय, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि क्या अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सभी विषयों का क्या करता है, प्रोजेक्ट मेथड सभी विषयों को समन्वयित कर देता है। मतलब क्या करता है, सबको एक में कोऑर्डिनेट कर देता है ना। उसके बाद समस्या समाधान मूलक होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। प्रोजेक्ट क्या होता है कि हमेशा क्या, समस्या समाधान मूलक, मतलब कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। अगर कोई समस्या आती है तभी उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाना होता है। फिर नागरिकता के लिए प्रशिक्षण, क्या करता है, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा यह पद्धति बच्चों में आवश्यक गुण जैसे सहिष्णु, आत्मनिर्भरता, उदारता आदि का विकास करता है। सोचिए नागरिकता के लिए क्या आवश्यक है, इन्हीं चीजों कि लोग सहिष्णु हो, आत्मनिर्भर हो, उदार हो, है ना। इन सभी चीजों का प्रोजेक्ट मेथड में
सभी चीजों का विकास बच्चों में होता है। मितव्ययी, अभी अभी हमने बताया, कम खर्च वाली बात, तो ये भी होता है। पिछड़े बच्चों की खुशी का साधन, देखिए पिछड़े बच्चों, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, वो भी अगर प्रोजेक्ट बनाने में अगर उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो क्या होता है, यह पद्धति पिछड़े बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि यह उन्हें रचनात्मक कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है। जो बच्चे पिछड़े हैं, बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि धन जुटाने में काफी उनको मुश्किलें आती है, तो वो अगर उनको इन प्रोजेक्ट्स में अगर शामिल कर दिया जाए तो वो और सभी बच्चों के साथ मिलकर क्या है कि वो अपनी रचनात्मक कार्यों को वो विकसित कर पाएंगे, है ना। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको वो डेवलप कर पाएंगे और अपने आप को मतलब को भी आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद है अनुशासन की समस्या का हल। देखिए प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा क्या होता है कि अनुशासन की समस्या का भी हल होता है, क्योंकि बच्चे अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अतः उन्हें समाज विरोधी कार्य करने का समय ही नहीं मिलता। सोचिए आप प्रोजेक्ट में बिजी हैं, आपको कहाँ टाइम है कि आप समाज में आप किसी की बातों को काटते चलेंगे, उनका कटाक्ष करेंगे। उसके बाद क्या है कि देखिए उसके बाद है आपको कि प्रोजेक्ट पत्ती में दोष। देखिए अगर उसके कुछ गुण है, कोई भी चीज, कोई भी दवा हो, अगर आपको अगर प्रॉफिट, अगर आपको मतलब लाभ पहुंचा रही है, तो उसके कुछ ना कुछ उसके दोष भी अवश्य होते हैं। तो क्या दोष है, तो असंबंधित शिक्षण। प्रोजेक्ट प्रणाली के दोषों में है असंबंधित शिक्षण, मतलब अनरिलेटेड लर्निंग। ये क्या है, एक ही प्रोजेक्ट में सभी विषयों का अध्ययन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। एक प्रोजेक्ट के अंदर सभी विषयों को हम लोग समन्वयित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर विषय इसमें शामिल हो ही जाए। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका इस पद्धति द्वारा शिक्षण नहीं हो सकता, तो सही बात है। अभ्यास की उपेक्षा, इसमें आप क्या है कि जैसे इस प्रोजेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि बच्चों को गणित, अध्ययन, स्पेलिंग तथा ड्राइंग में समुचित अभ्यास करने का पूरा अवसर मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको किसी भी विषय के ऊपर निपुणता प्राप्त करने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए वो इसमें आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट्स में आप नए तरीके से सोचने के लिए आप प्रेरित उस समय होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोजेक्ट को अब बार बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, अब 20 बार आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप बना रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अभ्यास की उपेक्षा रहती है। अप्राकृतिक समन्वय, इसमें क्या है, अननेचुरल कोऑर्डिनेशन होता है। कभी कभी अध्यापक प्रोजेक्ट की सीमा को बहुत बढ़ा देते हैं और उन विषयों को भी उससे संबंधित करने का प्रयत्न करते हैं जिनका कि उससे दूर दूर भी संबंध नहीं होता है। तो ये अप्राकृतिक समन्वय है ना। या किसी भी चीज के ऊपर अगर जैसे सपोज फ्लड के ऊपर आप बना रहे हो ये, तो अब आप उसमें चाहोगे कि इसमें शामिल कर दे बायोलॉजी को या इसमें शामिल कर दे केमिस्ट्री को, तो थोड़ा मुश्किल है इन चीजों को, तो अप्राकृतिक ढंग से उनका समन्वय में करना पड़ जाता है कभी कभी। छोटे बच्चों पर अत्यधिक निर्भरता रहती है। प्रोजेक्ट पद्धति में दोष क्या है कि छोटे बच्चों को अगर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, छोटे बच्चों पर निर्भरता थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों के चुनाव पर ही निर्भर रहना उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है कि उन पर निर्भरता थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद स्थानांतरित बच्चों के लिए अनुपयुक्त, जो बच्चे ट्रांसफर्ड मतलब इधर से उधर होते रहते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट मेथड क्या हो जाता है, उतना सुटेबल नहीं रह जाता है। बौद्धिक कार्य की उपेक्षा, देखिए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट पद्धति हाथ के कार्यों को बौद्धिक कार्यों से अधिक महत्व देती है। ये समालोचक यह तर्क देते हैं कि बच्चों को मॉडल अथवा इसी प्रकार की अन्य चीजों बनाने में व्यस्त रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट पद्धति में हाथ के कार्यों को बौद्धिक कार्यों से अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब हाथ से बनाने के कार्यों को महत्व ज्यादा दिया जाता है। किस पे, कि आप बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बनाएं। तो इसके कारण ये क्या है, ये भी एक इसका बड़ा दोष है। समय विभाग चक्र की विशृंखलता, इसमें क्या, इस पद्धति में एक ही समय विभाग चक्र का अनुकरण करना बहुत कठिन है। यह स्कूल सारे कार्यक्रम को विशृंखल कर देती है। अब प्रोजेक्ट बनाने में बच्चा क्या है कि बिजी हो जाता है। अब वो अगर प्रोजेक्ट में उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी उसको टाइम लग रहा है, या सप्ताह या 10 दिन उसको जो टाइम लग रहा है, उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि जो उस समय चल रहा होता है वहां पे सिलेबस या जो प्रोग्राम जो स्कूल के अंदर चल रहा हो उससे थोड़ा सा बच्चा ना कट जाता है। तो क्या हो जाता है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो वहां पर ब्रेक कर जाती है उस टाइम में। उसके बाद है उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई। उस समय वो बच्चे के लिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कोई मामूली कार्य नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए भाई अब सुटेबल पाठ्य पुस्तक बनाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक सामान बहुत कीमती होता है। यह पद्धति इसलिए सामान्य स्कूलों के अनुकूल नहीं।
अब देखिए उपयुक्त जो पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई, इसमें जो क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट, अगर किसी भी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है तो आपको जरूरी नहीं कि आपको उपयुक्त पाठ्य पुस्तक उसकी मिल ही जाए, उपयुक्त बुक्स उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल बुक्स है वो आपको मिले। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, और ये थोड़ा खर्चीला भी, थोड़ा इसमें खर्च भी करना पड़ता है, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो अकेले इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या वो इसको पूरा करने में असक्षम होते हैं। तो हर तरीके के स्कूल में इसको लागू करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद है शर्मीले बच्चों के लिए अनुपयुक्त, जो बच्चे शाई नेचर के हैं वो क्या है, वो प्रोजेक्ट जो मेथड है उससे थोड़ा दूर भागते हैं, वो नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसके कारण क्या होता है, ये फिर मेथड थोड़ा ना सही नहीं रह जाता। फिर क्या है, सुयोग्य अध्यापकों की कमी। देखिए प्रोजेक्ट पद्धति को बनाने के लिए क्या है कि विद्वान, योग्य तथा प्रसाधन संपन्न अध्यापकों की आवश्यकता होती है ना। यह पद्धति अध्यापकों पर भारी बोझ तथा उत्तरदायित्व लाद देती है। अब जरूरी नहीं कि हर विद्यालय में हर विषय से संबंधित या हर टॉपिक से संबंधित अब कोई टीचर जो है वो हर टॉपिक में निपुण हो, हर विषय में वो एकदम निपुण हो, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे टीचर्स का अभाव देखने के लिए मिलता है जो हर सब्जेक्ट में क्या है, विद्वान है, योग्य है और प्रसाधन संपन्न हो। तो इसके कारण भी ये जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बर्डन के रूप में आ जाता है, इसका कुछ खास यूज नहीं रह जाता। फिर देखिए प्रोजेक्ट पद्धति के चरण तथा प्रोजेक्ट पद्धति में अध्यापक का स्थान, इसमें टीचर्स का क्या रोल है उसको जरा समझते हैं कि एक सफल प्रोजेक्ट वही है जो निश्चित क्रम पर आधारित है ना, साइक्लिक पीरियड में हो। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के कुछ भी दे दे, नहीं। एक प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति वही है, सफल प्रोजेक्ट वही है जो क्या है, निश्चित क्रम पर आधारित हो। अध्यापक क्या है कि अनेकों तरह से प्रोजेक्ट को सफल बनाने में छात्रों की मदद करते हैं। या आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों के क्या रुचियों, योग्यताओं, झुकाव एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करता रहे, है ना। उनके इंटरेस्ट के बारे में जाने टीचर्स, उनकी जो एबिलिटीज है ना, किस और उनका झुकाव है, इन चीजों के ऊपर क्या है कि टीचर्स अपना ध्यान रखे और तभी बच्चों को उसके अनुरूप उसको क्या है कि कोई प्रोजेक्ट के लिए देना चाहिए। तो इसमें क्या है, इस योजना के अनुसार उद्देश्य, योजना तथा कार्य करना, ये सब अध्यापक की देखरेख में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे कार्य जो होते हैं, जैसे उसका एम फिक्स करना, प्लानिंग करना, उस जो कार्य करना, ये सब क्या होता है किसी टीचर के देखरेख में ही। के बाद क्या है कि विभिन्न विषयों का प्रोजेक्ट द्वारा समन्वय। देखिए बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत से सब्जेक्ट को करीब करीब जैसे प्रयास किया जाता है कि हर सब्जेक्ट को क्या है, हर सब्जेक्ट का समन्वय इसमें किया जाए। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट का समन्वय इसमें किया जाता है। इसको क्या है कि थोड़ा सा समझते हैं किस प्रकार से समन्वय। अब जैसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिजिक्स में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ आप फिजिक्स ही अप्लाई करेंगे, है ना। उसमें आप जोड़ घटाओ या नापने के लिए आपको उसमें मैथ का भी यूज करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आप पैसे वगैरह का खर्च, तो उसमें आपको इकोनॉमिकली थोड़ा आपको ये इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसमें 2-3-4 विषय का क्या होता है, समन्वय हो ही जाता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे भूगोल है तो भूगोल में क्या है, पानी के स्रोत, जलवायु, फसलों तथा अन्य उपज का ज्ञान आपको इसमें अगर इसका प्रोजेक्ट अगर आपको दिया जाए तो इन सब चीजों का नॉलेज आपको मिलेगा, इन सब चीजों का ज्ञान मिलेगा। नागरिक शास्त्र का अगर प्रोजेक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, ग्राम पंचायत, सहकारी स्टोर तथा शिक्षण संबंधी सुविधाओं की जानकारी आपको मिलेगी। गणित है तो गांव की नलियों की व्यवस्था, जमीन का माप और परिवार में होने वाले खर्च का ब्यौरा, ग्रामीण भूमि का क्षेत्रफल, कितनी भूमि पर उपज होती है तथा प्रति एकड़ कितनी उपज होती है, मतलब उपज का दर आपको ज्ञात करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपका मैथ का यूज किया जाएगा। अगर एक प्रोजेक्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए। क्या है उस प्रोजेक्ट का नाम, ग्राम सर्वेक्षण यानी विलेज का सर्वे। तो उसमें देखिए किन किन विषयों का समावेश हो जाएगा, तो भूगोल का हो जाएगा, नागरिक शास्त्र का हो जाएगा, गणित का हो जाएगा, भाषा का हो जाएगा। सर्वेक्षण का विस्तृत विवरण आप कैसे दीजिएगा, बिना लैंग्वेज के संभव नहीं है। उसके बाद और क्या, और किन चीजों का हो जाएगा यूज, तो देखिए कला संबंधी कार्य, है ना, कला संबंधी कार्यों का इसमें यूज हो जाएगा। किस प्रकार से, तो एक आदर्श गांव का चार्टों आदि द्वारा चित्रण। आप एक जो गांव होगा उसके क्या करेंगे, आप एक
मैपिंग तैयार करेंगे ना कुछ इस तरीके का कि भाई गांव का कैसे कैसे किधर से क्या है, किधर से नलियां हैं, किधर से गली है, किधर किधर है ना, ऐसे करके आप उसका कुछ न कुछ आप उसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे, आप उसका एक नजरिया नक्शा तैयार करेंगे। इतिहास, यदि गांव का कोई इतिहास हो तो उसकी जानकारी करवाई जाए। इसमें देखिए हिस्ट्री का भी यूज हो जाएगा कि अगर गांव अगर पौराणिक बहुत पुराना गांव है तो उसका अगर कोई इतिहास रहा है तो आप उसका भी समावेशन करेंगे। अगर गांव का सर्वेक्षण कर रहे हैं, गांव का सर्वे कर रहे हैं, तो उसको भी आप इन्वॉल्व करिएगा। वहां के स्मारकों, पुरुषों के निवास स्थान, गुफाएं, झोपड़ियां आदि घर इत्यादि विभिन्न युगों तथा समयों में क्या स्थिति रही, मतलब अगर वो इतिहास से अगर बिलोंग कर रहा है तो इन सभी चीजों का वर्णन आपको उसमें करना पड़ जाएगा। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का उसमें क्या यूज होगा, तो देखिए लोगों का व्यवसाय, आखिर आप गांव का सर्वे कर रहे हैं तो बताइएगा ना भाई कि लोगों का क्या, वहाँ का व्यवसाय क्या है लोगों का। ग्रामोद्योग बताइए, सहकारी समितियों के बारे में वहाँ का के बारे में आप बताइए। फिर साधारण विज्ञान, साधारण विज्ञान का क्या वहाँ यूज होगा, तो ग्राम की स्वास्थ्य स्थिति, अब गांव में किस प्रकार की बीमारी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, किस प्रकार के लोग जो है वो काफी स्वस्थ रहते हैं, और क्या एक्टिविटी करने वाले लोग स्वस्थ रह रहे हैं, क्या एक्टिविटी करने वाले लोग स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, जैसे पानी की सुविधा वहाँ क्या है, बीमारियों का कारण क्या है, ग्राम में गांव के अंदर डिस्पेंसरी की व्यवस्था है, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था वहाँ है नहीं है, इन सब चीजों की व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए लगभग क्या है, एक गांव के सर्वे में लगभग आपने 8 विषयों का समावेश करना पड़ गया आपको। तो इन सब चीजों के समावेश के बाद ही आप एक प्रोजेक्ट ग्राम सर्वे यानी कि जो गांव का जो सर्वे है, आप ग्राम सर्वेक्षण आप कर पाएंगे। तो ये था आपका प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हमने ये इसके बारे में पढ़ा था, डाल्टन प्रणाली के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने क्या है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आज आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू।